1.5 महीने के अंदर, ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है जब कोई बोर्ड सिलेबस दे देता है, जैसे आपके सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो वहां पर आपको दिया हुआ था क्लास टाइम टेबल के बारे में दिया हुआ था, स्कूल टाइम टेबल के बारे में दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में चीजें पूछी गई थी, लेकिन मैंने जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था तो मैंने पूरा वो एनालिसिस कर लिया था और उसके आधार पर समझ गया था कि किस प्रकार के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे में टीचर का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर टीचर सुस्त, अभी टीचर का ही रोल आएगा, मतलब दूसरा पॉइंट टीचर ही है कि टीचर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है लर्निंग में या बच्चे की प्रोग्रेस के अंदर, वो आपको पता चलेगा। अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल जो मेरा पॉइंट है टाइम ऑफ लर्निंग का, कि आपने देखा होगा जो क्लास का जो टाइम टेबल बनता है, जैसा आपने देखा होगा जो फर्स्ट आपका पीरियड होता है, क्लास का पीरियड होता है, वो ज्यादातर क्लास टीचर का होता है। लेकिन जो फर्स्ट पीरियड होना चाहिए, उस फर्स्ट पीरियड के अंदर ज्यादातर आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे नई एनर्जी के साथ स्कूल के अंदर आते हैं, ठीक है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, फर्स्ट सेकंड पीरियड तक बच्चे पूरे एक्टिव रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, बच्चों को साइंस आपने पढ़ा दिया, इस प्रकार के हार्ड मतलब सब्जेक्ट आपको पढ़ाने चाहिए। धीरे धीरे करके जब बच्चा कम एक्टिव होता जाता है, फिर हल्के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज करा सकते हो, आर्ट वगैरह करा सकते हो। जब बच्चे का इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद फिर आप उसको एक दो इस प्रकार के हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का क्लास का टाइम टेबल आपको निर्धारित करना चाहिए। अगर ये टाइम टेबल आपने ठीक नहीं बनाया तो ये बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। मान लीजिए बच्चा स्कूल के अंदर अपना थकता जा रहा है, तीसरे चौथे पीरियड तक बच्चा इतना एक्टिव नहीं है जितना फर्स्ट सेकंड के अंदर होता है, और थकान बच्चे को हो रही है, और उस दौरान आपने उसको हार्ड टॉपिक पढ़ा दिया, तो क्या उसका मन करेगा हार्ड टॉपिक को पढ़ने का? नहीं, उस टाइम पर मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर लर्निंग का ग्राफ कम हो जाएगा। इसलिए जो आपका स्कूल का या क्लास का जो टाइम टेबल होता है, जो क्लास का जो टाइम टेबल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लास और लिख लो भाई, इसको यहाँ पर क्लास लिख लो। जो आपका क्लास का टाइम टेबल होता है वो इसी प्रकार से बच्चों के लिए सेट करना चाहिए, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट करना चाहिए, तभी आप बच्चों की लर्निंग को यहाँ पर बढ़ा पाओगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए भी टाइम टेबल ऑलरेडी बना होता है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि नहीं सबसे पहले सुबह सुबह आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा दे। अच्छा, आपको हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अपना हार्ड सब्जेक्ट बताना, आपको हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हार्ड सब्जेक्ट को सुबह सुबह पढ़ा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आसान सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं, इतने मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि आपको इन चीज़ों की फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आपको अपना हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैं देखना चाहता हूँ आपका हार्ड सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, क्या सीडीपी हार्ड लगती है आपको? जब से आप लोगों ने क्लास लेनी शुरू करे, क्या सीडीपी आपको हार्ड लगी है, या आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा है? उस सब्जेक्ट का नाम मुझे बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि बच्चों को हार्ड कौन सा लगता है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको हार्ड कौन सा लगता है, क्योंकि मुझे भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, ये सभी वो पॉइंट थे लर्निंग के जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कि कारक होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? ये बच्चे से जुड़े होते हैं भाई, ये छात्रों से जुड़े होते हैं, ये बच्चों से जुड़े होते हैं। किससे? ये सारे पॉइंट आपके बच्चों से जुड़े होते हैं। यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका बोर्ड नहीं जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। जरा देखो भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है? मैथ्स, 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 साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ठीक है, वेरी गुड भाई। इक्का दुक्का कोई सीडीपी आ रहा है, वरना तो सबसे ज्यादा जो लाइन लग रही है मैथ्स की लग रही है, सोशल साइंस है, साइंस है, और संस्कृत है। हिंदी भी लग रहा है, हिंदी की भी आगे, ठीक है। इतनी तेज लाइन के अंदर देखो, मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं, इतनी तेज लाइन के अंदर जो आपके कमेंट चल रहे हैं, तो सिर्फ सीडीपी एक आधे कोई बोल रहा है, तो या तो सीडीपी आपको आसान लगती है, या सीडीपी का आपको कोई ठीक टीचर मिल गया जो आपको सही से पढ़ा रहा है। लेकिन इतना मुझे पता चल गया, जो ज्यादातर स्टूडेंट का जो हार्ड टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, वो सोशल साइंस आ रहा है, मैथ साइंस आ रहा है, और इंग्लिश और संस्कृत आ रहा है, ये लैंग्वेज आ रहा है। अब बच्चा क्या सारे तो लिख दिए तुम लोगों ने, लेकिन ये अलग अलग आ रहे हैं। किसी बच्चे को सोशल साइंस लग रहा है, किसी को साइंस लग रहा है, किसी को मैथ्स लग रहा है, किसी को यहाँ पर लैंग्वेज लग रहा है। ईवीएस अभी तक किसने नहीं लिखा, एक दो का आ रहा है ईवीएस भी, ठीक है। सीडीपी का भी एक दो का ही है बस, वरना अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सीडीपी 100 में से सिर्फ 2% को हार्ड लगी है, ईवीएस सिर्फ लगभग 5% के हार्ड लगी है, और सारा का सारा परसेंटेज ये गया आपका सोशल साइंस, मैथ साइंस के अंदर और लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। चलो भाई देख लिया, ये वैसे मुझे पता ही था ये चीज आपको हार्ड लगती है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। यहाँ पर मैं आपकी क्षमता जानना चाह रहा था कि कौन सा हार्ड लगता है। अब मैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम चेंज नहीं करूंगा, आपको ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो सुबह यही करा दूंगा। ये छोटे बच्चों के लिए गए, तो ये आपके लिए नहीं है, आपको तो कोई भी पढ़ा दो किसी भी टाइम पर, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आई? जितनी चीजें मैंने आपको ये बताई कि बच्चों से जुड़ी हुई चीजें बात बताई जो अधिगम को प्रभावित करती है, कोई दिक्कत यहाँ पर आई है अभी तक आपको? अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताना, ठीक है। दूसरा फैक्टर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया, ये भी बचा है अभी आपके सामने, क्योंकि टीचर से पहले इसको जानना जरूरी है। इमोशन, यानी कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट। भाई फिजिकल और उसका मेंटल डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए बच्चों को अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चा इमोशनली रूप से डेवलप नहीं हो रखा, तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। मान लीजिए आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, आपके इमोशन के साथ कोई खेलेगा, तो पढ़ने के अंदर मन लगेगा? नहीं लगेगा पढ़ने के अंदर मन, ठीक है। बाद में पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की, ठीक है, रिक्शा चला लेंगे, या हमें हमारा दोस्त छोड़कर चला गया। तो इमोशन लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और देखिए किस प्रकार के इमोशन, इमोशन की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव इमोशन और आपके नेगेटिव इमोशन। अब देखो पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही करके दिया रहता है। देखो मान लीजिए अगर कोई आपको होप है, आशा है, यस सीटेट के एग्जाम में मैं भी 150 में से 140 प्लस लेकर आऊंगा, सचिन सर का नाम करूंगा रोशन, फिर उसके बाद मेरी भी सचिन सर इंटरव्यू लेंगे, समाज में नाम होगा, उसके बाद फिर मैं जॉब वाला एग्जाम पास करूंगा, मुझको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और इस प्रकार से ये चीजें। तो अगर आपको होप है तो समझ लेना, ये होप का जो इमोशन होता है ना, ये आपकी लर्निंग को क्या करेगा, ये पॉजिटिव इमोशन सारे क्या काम करेंगे, ये लर्निंग को आपके बढ़ाएंगे, लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको होप रहेगी नौकरी मिलने की,
जो छोड़ कर गया उसको मिलने की, ठीक है, और जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसको मिलने की। अगर आपको हर्ष है, अगर आपको खुशी है, ठीक है, आपका इमोशन इस टाइम पर आप हंसमुख हो, यस सर बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, सर जी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या हो गया भाई, सर जी आज घर वालों ने मुझे 10 रुपए दे दिए कि जा जाके पार्टी कर ले, मैं बहुत आज खुश हूँ सर जी, कभी मैंने 10 रुपए नहीं देखे थे, आज घर वालों ने 10 रुपए दे दिया, आज मैं इसकी पार्टी करूंगा। ठीक है भाई करो। तो अगर कोई व्यक्ति खुश है, अपने इमोशन खुशी के दिखा रहा है, ठीक है, तो उसका जो आपका लर्निंग का ग्राफ रहेगा, उसका जो आपके यहाँ पर लर्निंग का ग्राफ रहेगा, उसका लर्निंग का ग्राफ यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड भाई इसको साइलेंट कर दो। उसका लर्निंग का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई आदमी यहाँ पर हैप्पी है, यानी कि कोई आदमी यहाँ पर खुश है, खुशी खुशी में तो आदमी पढ़ता है, खुशी खुशी में सारी चीजें सीख जाता है। अगर खुशी नहीं है, दुखी है, तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, कुछ भी चीज उसका मन नहीं करेगा। अगर किसी चीज से अगर आपको लगाव है कि नहीं यार मुझे जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जब ये नौकरी मिलेगी, तभी मुझे कोई अपनी छोकरी दे पाएगा, वरना तो मैं ऐसी बिना शादी के ऐसी ही रह जाऊंगा, ठीक है, मेरे तो शादी भी नहीं होने की। तो अगर आपको किसी से लगाव है, गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, घर वालों से लगाव है, किसी और से अगर आपको लगाव है, तो तभी आप लोग पढ़ पाओगे, तभी लर्निंग का ग्राफ ऊपर बढ़ पाएगा। अगर आपको लगाव ही नहीं है, अरे मेरे घर वाले तो रोज ऐसे बोलते रहते हैं, इन्हें तो और कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, अरे जा रही है जाने दे, कोई बात नहीं, शादी तो कभी ना कभी हो जाएगी, कहीं ना कहीं से तो कर ही लूंगा मैं भी। अगर लगाव नहीं है तो आप लोग कोई चीज नहीं सीख पाओगे। इसलिए जो अफेक्शन होता है, लगाव होता है, ये आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। आपका लगाव है, किससे लगाव है आपका, आपको अपने कैरियर से लगाव है, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो उसके बाद की जो लाइफ है वो आप इमेजिन करो कि उतनी अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएगी जितना गवर्नमेंट जॉब के बाद यहाँ पर लग पाएगी। ठीक है, तो अफेक्शन लर्निंग को बढ़ाता है यहाँ पर आपका प्राइड, गर्व। ठीक है, अगर आपके अंदर गर्व की भावना है, किसकी, गर्व की अगर आप लोगों के अंदर भावना है, ठीक है, प्राइड की अगर आपके सामने, क्या लिख दिया मैंने, अगर आपके सामने प्राइड की फीलिंग है, गर्व की भावना है, ठीक है, कि यस मुझे काम करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे समाज के अंदर मेरा एक नाम होगा कि देखो इनकी फैमिली के अंदर किसी की नौकरी नहीं थी, सबसे पहले इसकी नौकरी लगी। तो इस प्रकार की जो इमोशंस होते हैं ये आपके लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव आपके इमोशन होते हैं ये आपके लर्निंग का ग्राफ बढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशंस की, अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशंस की, तो नेगेटिव इमोशंस आपके लर्निंग का ग्राफ कम करते हैं, आपकी लर्निंग को कम करते हैं, अधिगम को कम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे डर। अगर आपको डर है, डर किसका है, यार अगर मैं सीटेट के अंदर फेल हो गया, गवर्नमेंट जॉब मुझको नहीं मिल पाई, तो मेरा क्या होगा, आगे कैसे बात बनेगी, कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, घर वाले और रिश्तेदार तो मुझे खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, ठीक है, कि बस लग गई तेरी नौकरी। तो अगर आपको इस प्रकार का डर है ना, तो समझ लेना आपकी लर्निंग आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपको डर नहीं करना। जैसा आपने देखा, अगर छोटे बच्चों को टीचर से डर लगता है, या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा स्कूल से डर लगता है, कुछ बच्चे ऐसा आपको छोटे से मिलेंगे जो स्कूल में जाते हुए रोते हैं, ठीक है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं स्कूल जाते टाइम, स्कूल जाएंगे और जाने से पहले ही रोना शुरू कर देंगे, बड़े जबरदस्ती उनके घर वाले उनको लेकर जाते हैं, चल 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 मास्टर साहब दो इसके जरा लगाई जाए इसके, ठीक है, ये स्कूल जाते टाइम यहाँ पर रोता है। तो बच्चों को अगर डर है स्कूल में, क्योंकि वो यहाँ पर अफेक्शन यानी कि लगाव नहीं बना पाया टीचर से, अपने दोस्त यार से, स्कूल से लगाव नहीं बना पाया, इसलिए उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है, इसलिए उसको डर लगता है, और डर लगता है तो क्या उसका मन करेगा पढ़ने का, नहीं मन करेगा यहाँ पर पढ़ने का। ठीक है, तो डर की वजह से भी आपके लर्निंग का ग्राफ कम होता है। एंजाइटी है, अगर आपको चिंता है, जो मैंने आपको बताई, जॉब की वजह से, घर परिवार की वजह से, तानों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, XYZ किसी भी चीज की वजह से एंजाइटी है, तो समझ लेना आपकी लर्निंग का जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। बोरियत, ठीक है, अगर आपको किसी चीज में बोरियत है, सर जी यार जल्दी जल्दी पढ़ा दो ना, 10 मिनट में क्लास खत्म कर दिया करो, इतना नहीं है हमारे बस की, बोर हो जाते हैं सर आप जब 1 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास लेते हो तो। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज को करने के लिए बोरियत है, मान लीजिए मैंने कहा कि क्लास के अंदर बोरियत है, तो आपका लर्निंग बढ़ेगी या कम होगी, आपकी लर्निंग कम होगी। अगर आपको बोरियत है तो ये भी आपका लर्निंग का ग्राफ क्या काम करेगा, कम करेगा। तो आपको बोर्ड नहीं होना क्लास में, और इसमें किसका महत्वपूर्ण रोल आता है, इसमें अब आएगा टीचर का रोल, क्योंकि टीचर को कोशिश करनी है कि बच्चों को बोरियत फील ना होने दे। लेकिन अगर बच्चा बोर हो रहा है ना, तो आपके लर्निंग का ग्राफ कम होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि सार्थक अधिगम, और ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सीडीपी में नहीं सभी के अंदर आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने। इसको ऊपर नजर डालते हैं मीनिंगफुल लर्निंग की, किसको ऊपर नजर डालते हैं, हम डालते हैं यहां पर मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, हम डालते हैं यहां पर नजर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि आपका सार्थक अधिगम, यानी कि आपका सार्थक अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि सार्थक अधिगम। देखो यार, लर्निंग तो कोई भी कर सकता है, जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल कर रहा है ना, तो उसी लर्निंग को माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर सीखना आए हो, अगर आप लोग मेरी क्लास को, जितनी मैं आपको क्लास बताता हूँ, जल्दी जल्दी देख जाते हो ना, ऊपरी तौर पर देख जाते हो, तो भी आप लोग सीडीपी में 20+ लेकर आ जाओगे, तो भी लेकर आ जाओगे सीडीपी के अंदर, ऊपरी ऊपरी देख कर जा रहे हो, जल्दी जल्दी देख कर जा रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए, तब भी 20 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर निपुणता हासिल करना चाह रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर निपुणता हासिल करना चाहते हो कि नहीं यार मुझे सीडीपी के अंदर इस प्रकार से निपुण होना है, बाई चांस गवर्नमेंट जॉब आए या ना आए, वैकेंसी ना आए, या गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, बट मैं सीडीपी का ऐसा टीचर बन जाऊं ना कि मैं
किसी भी स्टेज पर जाके, ठीक है। इनफैक्ट यूपीएससी वाले बच्चों तक को भी मतलब साइकोलॉजी उनको पढ़ा सकूं, अगर आपका इस प्रकार का इंटरेस्ट है, अगर आप निपुण बनना चाहते हो किसी भी चीज में, तो आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग मानी जाएगी वो आपकी। वरना लर्निंग तो कोई भी कर रहा है। देखो आप में से कितने सारे स्टूडेंट है, कोई पूरा ध्यान लगाकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई नॉर्मली ऊपरी ऊपरी पढ़ना चाहते हैं कि बस ऊपरी ऊपरी हमको बता दे और हमारा काम चल जाए, बस पेपर पास हो जाए। तो आपको लर्निंग नहीं करनी, लर्निंग की जगह आपको करनी है मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम करना है आपको। सार्थक अधिगम के अंदर क्या होता है? सार्थक अधिगम के अंदर जो व्यक्ति होता है वो करता है आलोचनात्मक चिंतन। क्या करता है? आलोचनात्मक चिंतन करता है जो कोई भी व्यक्ति होता है, यानी कि वो करता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्या करता है वो करता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि अगर कोई मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, यार सर ये चीज तो बता रही है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और ये सीडीपी तो यार आगे भी काम आ रही है, आगे के एग्जाम के लिए भी काम आ रही है, तो क्यों ना मैं यही से अपना बेस मजबूत कर लूं और जरा इसको देखता हूं कि सर जो पढ़ा रहे हैं, अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा कर देखता हूं कि एग्जाम में आ रहा क्या नहीं आ रखे हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, हाँ यार आ रखे हैं, मैं थोड़े और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता हूं। मान लीजिए आपने दुनिया भर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए, आपको पता चला अरे एक नया पॉइंट निकल कर आया, ठीक है, ये नया पॉइंट, ये तो सचिन सर ने भी नहीं बताया नया पॉइंट, चलो इसको लिख लेता हूं यहाँ पर और देखता हूं ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है। तो जब इस प्रकार से आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो तभी आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। वरना अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करे, हाँ सर ने बता दिया डे 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 डे, इसका अभी रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगा के अभी एग्जाम में जाएंगे, अभी तो कहती सर ने 20+ नंबर तो पक्के आ जाएंगे, बस 20 नंबर ही चाहिए हमें तो सीडीपी के अंदर, और नहीं चाहिए, मैं अभी रट्टा लगाता हूँ, सारे को घोल के पी जाऊंगा सारे के सारे को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ लर्निंग करोगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो, कोई चीज आप लोग सीख रहे हो, लाइक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, सीडीपी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा एनालिसिस, यानी कि यहां पर करना पड़ेगा आप लोगों को विश्लेषण, यहां पर करना पड़ेगा। कोई भी चीज सीखने के लिए अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हो तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। यार जैसे सर बता रहे हैं कि सीडीपी के अंदर ये टॉपिक है और सर ने अभी बताया मीनिंगफुल लर्निंग तो यार दूसरे सब्जेक्ट के भी अंदर आ गई है, तो आपने यहाँ पर एनालिसिस करा, हाँ यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर ईवीएस के अंदर आई है, सोशल साइंस साइंस के अंदर आई है, लैंग्वेज के अंदर भी पूछी गई है, जो दो लैंग्वेज होती है, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी मीनिंगफुल लर्निंग वाला कंसेप्ट आ रहा है जो सचिन सर ने बताया। तो आपने एनालिसिस करा, यानी कि यहाँ पर आपने चीजों को अलग अलग वे में टुकड़ों में इसको तोड़ा, ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करा, वो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों ने चीजों का यहाँ पर एनालिसिस करा। एनालिसिस करने के साथ में आप लोग यहाँ पर एक अच्छे समस्या समाधान करता बनते हो, ठीक है, यानी कि आप समस्या का समाधान करते हो। क्या काम करते हो? समस्या का समाधान करते हो, यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग की बात करते हो। किसकी बात करते हो? आप लोग बात करते हो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्विंग की बात करते हो। समस्या का समाधान करता, उत्तम समस्या का समाधान करता कैसे बनोगे? समस्या क्या है? सीटेट का एग्जाम, इसका उत्तम रूप से समाधान कैसे आप लोग निकालोगे? जब मीनिंगफुल लर्निंग करोगे। मीनिंगफुल लर्निंग की वजह से आप उत्तम समस्या समाधान करता बन सकते हो, तभी आप लोग 130 140 प्लस ला सकते हो जब आप सार्थक अधिगम करोगे, मीनिंगफुल लर्निंग करोगे, ना कि मीनिंगलेस लर्निंग करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है, ये बात समझ गए। अब ये मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी, एक तो बड़ा सोच का विषय है, और टीचर इसको मीनिंगफुल लर्निंग को कैसे करा सकता है, जरा नजर डालिए। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या होता है, जो बच्चे के पूर्व अनुभव है उसको नए अनुभव से जोड़ा जाता है, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग आपकी किस पर आधारित होती है, ये भी आपके रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित होती है। और यहां पर बच्चे के पूर्व अनुभव को, बच्चे के पूर्व अनुभव को, यानी कि जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यहां पर नए अनुभव के साथ जोड़ा जाता है, उसको यहां पर नए अनुभव के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि न्यू एक्सपीरियंस के साथ यहां पर जोड़ा जाता है। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग आपकी तभी तो होगी ना जब आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो, आपको उसमें निपुण बनाना है, तो आपको पहले बच्चों को बताना पड़ेगा बेटा आप इस चीज के बारे में कुछ जानते हो। जैसे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में पहले से जानते थे, तो आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि यस सर मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में हम जानते हैं, कुछ कहेंगे हाँ सर जानते हैं, वो लर्निंग को ही मीनिंगफुल लर्निंग बता देंगे, कुछ यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बता सकते हैं, हाँ सर पेपर में आया था, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछा गया। तो जो भी स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसको नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाता है, यानी नई चीजें अब मैं आपको इस मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, इसके साथ आपको यहाँ पर जोड़ना है। इसी के साथ एक और पॉइंट आपको लिखना है कि जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चे के अनुभव है, जो भी बच्चे के अनुभव है, वो अनुभव किससे कनेक्टेड होनी चाहिए, वो बच्चे के अनुभव होनी चाहिए उनके निजी जीवन से, यानी जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है निजी जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। किससे? निजी जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। देखिए बच्चे के जो भी अनुभव है, मान लीजिए आप लोग कोई भी चीज सीख रहे हो, तो देखो मैं निजी जीवन से कनेक्ट करके एग्जांपल आपको सारे देता हूं। मैंने गाड़ी का एग्जांपल आपके सामने दिया, मैंने इमोशन का एग्जांपल आपके सामने दिया, ठीक है, वो आपके निजी जीवन से किसी ना किसी की तो भाग गई होगी या किसी का पार्टनर छोड़ के भाग गया होगा। मैंने आपके सामने ये मीनिंगफुल लर्निंग का एग्जांपल दे रहा हूं तो निजी जीवन से, क्योंकि आप लोग निजी जीवन में सीटेट के एग्जाम की तैयारी करो, तो उनके निजी जीवन से आपके कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। अगला पॉइंट अगर मैं आपके सामने लिखूं,
यहाँ पर अगले पॉइंट का अंदर आप लोग यहाँ पर लिखिए, अगर बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग आपको करानी है तो बच्चों को आपको वैल्यूड समझना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को प्रमुख या वैल्यूड मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए कहूं कि यस तुम भी अपने एग्जाम के अंदर 140 प्लस लेकर आ सकते हो, जैसे दूसरे स्टूडेंट लेकर आए तो तुम भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सभी को प्रमुख मुझे मानना पड़ेगा कि कोई भी ला सकता है, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आप पर ला सकता है, तो बच्चों को यहाँ पर प्रमुख यानी कि वैल्यूड आपको यहाँ पर मानना है। ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहां पर आपको क्या काम करना है, बच्चों को मैं लिख देता हूं, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित यानी कि यहां तो नहीं आएगा, रुक जाओ लाइन पर लिख, प्रोत्साहित यानी कि उसको एनकरेज करना। देखो जितना ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए मैं आपको मीनिंगफुल लर्निंग बता रहा हूँ, लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, जितने आप मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना उतना ही आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, जो मैंने पढ़ा दिया बात खत्म। मान लीजिए आपने लर्निंग के अंदर कुछ नई चीज पढ़ी है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा दी, तो आपने कहा कि सर नहीं मैंने तो इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था, यानी आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बताए, पूरे अनुभव आपको बताए, तो मैंने जान लिया जो टीचर आपके अनुभव जान लिए, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि वो सही है या गलत है, और गलत है तो क्या चीज ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो कैसे कर पाएगा मीनिंगफुल लर्निंग? लर्निंग कर पाएगा, रट्टा लगा लेगा यहाँ पर चीजों का। ठीक है, या सिर्फ चीजों को सीख लेगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा, सार्थक अधिगम यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, नए नए और अलग अलग तरीकों से सीखना पड़ेगा, नए नए या कह सकते हो अलग अलग तरीकों से सीखना, नए नए या अलग अलग तरीके से यहाँ पर सीखना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर नए नए वे में सीख रहे हो कि अरे ये सर ने तो आज बहुत बढ़िया चीज बताई मीनिंगफुल लर्निंग में, चलो आज इससे सीख लिया, चलो यार थोड़ा सा गूगल करके और गहराई में जाके देखता हूँ मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में। गाड़ी चलाना सीख लिया, अरे यार गाड़ी चलाने वाले ने तो सिखा दिया, लेकिन मेरा मन तो है कि दो पहियों के ऊपर गाड़ी चलानी है, तो चलो थोड़ा वो डिटेल में स्टंट मार के ट्राई करता हूँ। तो अगर इस प्रकार के नए नए तरीकों से आप लोग सीख रहे हो तो किसी भी चीज में मीनिंगफुल लर्निंग आप कर पाओगे। ऐसा स्टंट मत मार देना गाड़ी से, ठीक है, कभी पता चले मेरा ही नाम ले दो, तो तब आप मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, वो है टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन। वह है आपके टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन यानी कि संबंध, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग को तो छोड़ो, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो ना, तो जो भी आपको सिखाने वाला टीचर है, अगर उससे आपका संबंध अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर उससे आपके संबंधी अच्छे नहीं है, कनेक्शन अगर आप उससे नहीं बना पा रहे, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग क्या लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे कनेक्शन उससे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको खूब प्यार प्यार में एग्जांपल के माध्यम से बोलता रहता हूँ, तुम लोग गधे हो, तुम लोग बागड़ बिल्ले हो, तुम लोग बूढ़े हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज तक कोई बच्चे से नाराज नहीं हुआ। यूट्यूब के ऊपर भी मैं खूब इस बात को बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों के पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, मम्मी पापा आपको बोलते होंगे गधा बेवकूफ, दो चार गाली भी दे देते होंगे, आपके घर में आपके बहन भाई आपके बोल देते होंगे आपको, ठीक है, आपके टीचर बोलता है आपको, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको गुस्सा नहीं आता, क्यों? अरे हम तो आप लोगों को बेवकूफ, बागड़ बिल्ला, ठीक है, निकम्मा, नल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका कनेक्शन बना हुआ है। जैसे मैं टीचर हूं, मेरे साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, तभी तो मेरी बात का बुरा नहीं मानते। वरना अनजान आदमी अगर आपको कह दे ओए नल्ले अभी तक नौकरी नहीं लगी, बस वही लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, वही गुट बजेंगे दबा दबा के। क्यों? तो क्यों बुरा नहीं लगता आपको? पेरेंट्स का, टीचर का, अपने बहन भाइयों का क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि आप उनके साथ पॉजिटिव कनेक्शन रहता है। ठीक है, आपको उनके साथ प्यार का कनेक्शन संबंध यहाँ पर रहता है, तभी आप लोग किसी चीज की मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। अगर टीचर का, स्टूडेंट का, सीखने वाले का और सिखाने वाले का एक पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पर बनना है, अदरवाइज मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप लोग उस चीज से डरोगे, नहीं यार ये टीचर तो सही से बताता नहीं आंसर को, ये टीचर तो सही से हमारे क्वेश्चन को नहीं सुनता है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी एजुकेशन है, इसके अंदर एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। जैसे अब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्या वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, यहाँ पर उतनी प्रकार से टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं बन पाता जो एक ऑफलाइन यानी कि फिजिकल क्लास में बनता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केस है, जैसे कोई टीचर होता है, ठीक है, या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर कोई व्यक्ति है, तो उसका कनेक्शन, जैसे अगर मैं टीचर का एग्जांपल लूं, उसका कनेक्शन बच्चों के साथ इस प्रकार से हो जाता है, अगर उस टीचर का ट्रांसफर होता है तो देखा होगा बहुत सारे बच्चे रोते हैं। रोने की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जब टीचर का ट्रांसफर होता है, स्कूल छोड़कर जाता है, तो स्कूल के बच्चे रोते हैं, टीचर भी रोता है कि नहीं छोड़कर मत जाओ, आपसे ही पढ़ना है, बट मजबूरी है, ट्रांसफर हो रहा है टीचर का, ठीक है, तो टीचर को जाना पड़ेगा उसको, तो एक सिस्टम का आपका पार्ट है।
लेकिन कनेक्शन बॉन्डिंग इस प्रकार से बनी हुई है कि उन बच्चों ने उस टीचर के साथ एक प्यार वाला संबंध यहाँ पर बनाया हुआ है और उसको छोड़ना नहीं चाहते यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार का कनेक्शन अगर यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, यानी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और कहा कि बेटा और पूछ, जितने क्वेश्चन तुझे पूछने उतने क्वेश्चन पूछ, उसको सजा नहीं दी, उसको धमकाया नहीं किसी भी प्रकार से, उसका मोरल डाउन नहीं करा टीचर ने, तो बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा, नई नई क्रिएटिविटी यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम के कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से, ठीक है। क्यूट लगता है सर जब आप बोलते हो तो ठीक है सर। आपने कहा था कि कंप्लीट कोर्स परचेज करने वाले स्टूडेंट्स को सीडीपी की बुक फ्री में मिलेगी। हाँ तेजस्वी, मैंने कहा था सीडीपी की बुक फ्री में मिलेगी, लेकिन ई बुक होती है जो, वो फ्री के अंदर मिलेगी, और आपके कोर्स के अंदर ही ई बुक के नाम से आपकी फ्री बुक जो है मैंने एक दिन बाद ही डलवा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कहता हूँ उसको नहीं करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। सभी स्टूडेंट ने उसको डाउनलोड भी कर लिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकल भी मंगा रहे बुक को कि सर हमने मंगा लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मतलब